हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा सेशन जो है वो फोर्स पर है। बचपन में हमने फोर्स के बारे में पुश और पुल ही पढ़ा है। क्या फोर्स से पुश और पुल तक है, वो सारी बातें आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे। तो जो फोर्स है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि पुश और पुल ही फोर्स है। आप लोग देख रहे होंगे, ये इमेज आपके पास है, यहाँ पे आपको अलग अलग एक्टिविटी दिखाई दे रही होगी। जैसे आप यहाँ देखो कि ये क्या कर रहा है, इस ट्रॉली को पुश कर रहा है, तो यहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस एरो को पुल कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेट है, ये भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचेगा या अपने से किसी चीज को दूर लेके जाएगा, यानी अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, वहां पे फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी, ये भी एक टाइप का फोर्स है, यानी फ्रिक्शन वो भी एक टाइप का फोर्स है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब जब हमने स्पीड को चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ, तो भी हमारे ऊपर क्या, किसी भी बॉडी के ऊपर क्या एक्ट करा, फोर्स। तो सिंपल वर्ड में अगर फोर्स को समझा जाए या फोर्स को देखा जाए अपने डेली लाइफ में, तो वो हमेशा हमें या तो पुश के फॉर्म में दिखाई देगा या फिर पुल के फॉर्म में दिखाई देगा। पर फोर्स जो है, आज इस क्लास में तुमको समझ में आएगा कि फोर्स पुश और पुल से भी कुछ ज्यादा है। यानी हर वक्त हर जगह पुश एंड पुल ही फोर्स नहीं है। सो इसीलिए आपके पास सबसे पहला, क्योंकि बचपन का कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है, तो बचपन में हमें सिखाया गया पुश एंड पुल इज फोर्स। ठीक है, बट नॉट पुश एंड पुल तक ही लिमिट नहीं है फोर्स का। फोर्स का लिमिट जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब कहने का मतलब क्या है, जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी के अंदर नहीं होगा। यानी किसी, कोई भी बॉडी है, जैसे मैं हूं, अगर मैं बोल रही हूं तो मेरे अंदर से फोर्स जनरेट नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर एक्ट कर रहा होगा जिसके वजह से मुझ पे कोई फोर्स एक्ट करेगा। कहने का मतलब कोई भी बॉडी अपने अंदर से, कोई भी मॉलिक्यूल अपने अंदर से फोर्स को जनरेट नहीं करती। फोर्स जो है वो बाहर से ही जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, सपोज करो एग्जाम है ना, एग्जाम के टाइम तो कोई पढ़ता ही नहीं है। बच्चा पढ़ता है क्या अपने अंदर से? कभी भी सच बताना, अपने अंदर से कभी भी हमको पढ़ने का मन करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन बाहर से पेरेंट है, पेरेंट किसकी तरह ऐड कर रहे हैं? फोर्स की तरह ऐड कर रहे हैं। तुमको बार बार बचपन से तुमको कहा जा रहा है कि पढ़ो, है ना। फर्स्ट क्लास में से तब भी आप लोगों को बोला पढ़ने के लिए, सेकंड क्लास तक गए तब भी आपको पढ़ने में के लिए बोला, फिर जब आप बोर्ड्स में आपसे कहा गया भाई भाई बस बोर्ड्स तक के लिए पढ़ लेना। ये क्या हो रहा है? ये फोर्स ही तो क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर। तो फोर्स हमेशा एक्सटर्नली ही एक्ट करेगा। कहने मतलब कोई भी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स कैसे क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिक्स बेसिकली बात करता है मेजरमेंट की। जब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स जो है वो किसकी बात कर रहा है? हमेशा मेजरमेंट की बात कर रहा है। यानी कोई भी चीज तुम नाप रहे होंगे ना, तो वो सारी नापने वाली चीज जो है वो एक, तुम लोग को एक सब्जेक्ट दिया गया है, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम हर चीज को मेजर ही कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तुम देखना फिजिक्स में मोस्टली इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, है ना। अगर हमको देखना है कि भाई अर्थ से कोई भी स्पेस की कोई बॉडी कितनी दूर है, तो उसके लिए टेलीस्कोप बना दिया गया। तो फिजिक्स हमेशा हमको मेजरमेंट के लिए ही हेल्प करता है। अब फिजिक्स में आने वाली, मेजर करने वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं, यानी कोई भी चीज है जो हम फिजिक्स में यूज कर, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सब्जी मंडी गए, सब्जी मंडी में आपने कहा भाई मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है सब्जी वाला 5-6 टमाटर चुनेगा तुमको बिना तोले जो है पकड़ा देगा? पकड़ाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे टमाटर जो बेचे जा रहे हैं, जो सेल किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं इन टर्म ऑफ मास, यानी केजी में। तो यहाँ पे मास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी यहाँ पर टमाटरों को बेचने के लिए जिस चीज को मेजर किया गया, वो टमाटरों के मास को मेजर किया गया, यानी केजी में उन्हें तोला गया। जिस चीज में तोला गया उसे हम तराजू कहते हैं, है ना। तो तराजू बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे फिजिक्स कहाँ पे लग रही है कि तराजू अगर बैलेंस हो गया, इसका मतलब जितना भी वेट जो सब्जी वाला है उसने उसमें डाला, वो अगर बराबर हो जाते हैं, तो दैट मीन्स कि जो है उतना ही अमाउंट जो है, उतना ही मास का जो है उस इंसान ने टमाटर उठा के ले गया। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो एक चीज समझो, कोई भी क्वांटिटी है यानी कोई भी चीज है, यानी अगर मैं मास की बात कर रही हूं, तो मास मेरा हो गया फिजिकल क्वांटिटी।
अब मास क्या बता रहा है भाई, कोई भी चीज हैवी है या लाइट है, बस यही तो बात कर रहा है मास, है ना। मास क्या बता रहा है कि ये चीज भारी है या फिर ये चीज हल्की है। किसी भी चीज को भारी है हल्की है नापना है तो मैं मास देख लूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 kg ऑफ मास, एक बॉडी M1 बॉडी का मास है और M2 बॉडी का 2 kg है, तो आप बोलोगे मैम ये M2 भारी है और M1 हल्की है, कैसे पता चला। सपोज करो तुम्हारे पास ये यूनिट ही नहीं होते, तुमको मेजर करने के लिए नंबर ही नहीं मिलते, तो क्या तुम नाप पाते? बिल्कुल भी नहीं नाप पाते। कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले आता है उसकी नंबरिक वैल्यू, यानी नंबर चाहिए पहले। बिना नंबरों के तुम किसी भी चीज को नाप नहीं पाओगे। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑल अबाउट कि नापना है। और जब हम लोग नापेंगे किसी भी चीज को तो हम बेसिकली उसको या तो नंबरिक वैल्यू में नापेंगे या फिर हम उस चीज को किस में नाप रहे होंगे, डायरेक्शन में। तो सपोज करो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नंबर है और उसकी यूनिट है, जो भी ऐसा यूनिट यूज करते हैं हम किसी भी चीज को नापने के लिए, तो हम इसको कहते हैं, नंबर के वैल्यू को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। यानी आपको कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको डायरेक्शन के बारे में ना बता रही हो, जो ये ना बता रही हो आपको कि कहां पर कितना किस लिए, इस तरीके से का कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं देती है, तो आप समझ जाना वो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी स्केलर क्वांटिटी। ओनली मैग्नीट्यूड अगर किसी के पास रहेगा तो उसे हम स्केलर कहेंगे। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड के साथ प्लस डायरेक्शन आ जाए तो इसका मतलब उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब जो मैं कह रही हूं, मैंने क्या कह दिया कि जो फोर्स है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है फोर्स का एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा। यानी जब भी कहीं पर भी फोर्स लगाया जाएगा तो उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, या तो वो नॉर्थ टू वेस्ट लगा या वो साउथ टू ईस्ट लगा या नॉर्थ टू साउथ लगा या फिर साउथ टू वेस्ट लगा, कुछ भी हो, साउथ वेस्ट, इस तरीके के डायरेक्शन हमको देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपके फोर्स के बारे में कि फोर्स बेसिकली है क्या, हम किस तरीके से फोर्स को डिफाइन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स तो डेफिनेशन मिल गया, अब तुमको ये बात तो पता चल गई कि कोई भी बॉडी अपने आप फोर्स को प्रोड्यूस नहीं करती, बाहर से कोई चीज उस पर काम कर रहा होगा जिसकी वजह से फोर्स जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि इस फोर्स का काम क्या है। हमने ये तो मैंने तुम्हें थ्योरी बता दी, सिर्फ बोल दिया, अब बोलकर थोड़ी काम चलेगा। अब तो इस चीज को समझना पड़ेगा ना कि फोर्स जो है मुझे कहाँ कहाँ डेली लाइफ में मैं कैसे देखूंगी कि बाहर से कोई चीज एक्ट कर रहा है। तो सिंपली हम लोग अगर देखते हैं तो फोर्स का इफेक्ट की अगर बात की जाती है तो फोर्स किसी भी चीज का स्टेट मतलब दो स्टेट होते हैं हमारे पास, रेस्ट एंड मोशन। दो ही चीज है हमारे पास, या तो कोई बॉडी रुकी हुई होगी या तो कोई बॉडी चल रही होगी या फिर मोशन में होगी। तो जो भी बॉडी रुकी हुई है उसको हम रेस्ट स्टेट कहते हैं और जो भी बॉडी मूव कर रही है उसको हम लोग मोशन का स्टेट कहा जाता है। तो जो बॉडी रेस्ट में है उस पर उसको चला देना ये भी एक फोर्स का काम है। तुम्हारी साइकिल है, खड़ी है, रेस्ट पर हो गई, तुमने पेडल मारा यानी तुमने फोर्स लगाया ना उस पर, साइकिल अपने आप तो नहीं चली। तो इसका मतलब फोर्स हमेशा बाहर से एक्ट करता है। देखो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में कर सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में कर सकता है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो इसका आंसर है ब्रेक। जब आप साइकिल चला रहे हो तो आप तो मोशन में हो, अब आपको रुकना है भाई, आपके सामने कोई चीज आ गई तो आप क्या अप्लाई करोगे, ब्रेक। तो ब्रेक भी आपने अप्लाई किया है खुद, अपने आप साइकिल ने ब्रेक नहीं मारा। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं तो फोर्स का सबसे पहला इफेक्ट है दैट इज चेंज इन स्टेट, यानी किसी को भी मोशन से रेस्ट में ला सकता है, किसी को भी रेस्ट से मोशन में ला सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फोर्स चाहे तो किसी का भी स्पीड चेंज कर सकता है। पहले हम स्पीड की बात कर लेते हैं। साइकिल, अब हम क्योंकि साइकिल की बात कर रहे हैं ना तो हम सारी बातें अब साइकिल को लेके चलते हैं। तुमने पेडल बहुत तेज चलाना शुरू किया है ना, तुम्हारे पास हैंडल दिया होता साइकिल में, तो साइकिल में जो हैंडल्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पेडल से तो तुम स्पीड चेंज कर रहे हो अपनी, और जो डायरेक्शन है वो किससे चेंज हो रहा है, साइकिल के हैंडल से। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे
कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज करना है तो मुझे भैया हैंडल को यहाँ वहां घुमाना पड़ेगा, फिर से यहाँ से प्रूव हो जाता है कि फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फोर्स किसी का भी शेप और साइज को चेंज कर सकता है। स्माइली वाली बॉल तो सबने देखी होगी, बहुत सॉफ्ट होता है ना, उसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं उसे प्रेशर लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका शेप ही चेंज हो जाता है। नहीं है तो आप लोगों ने पेपर तो मोड़ा ही होगा, है ना। तो अगर हम लोग पेपर को क्रश कर दे तो जो रेक्टेंगल शेप का पेपर है वो हमारा क्या बन जाता है, सर्कुलर शेप का बन जाता है। तो शेप चेंज हो गया, ठीक है, उसका साइज भी चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें अपने डेली लाइफ में फोर्स के बारे में देखने को मिलेगा, ये इसके इफेक्ट हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप ऑफ फोर्स। पहले हम लोग ना इस क्लास में बेसिकली एक एक मान लो एक जो बेसिक एलिमेंट है, जो फोर्स को समझने के लिए जो बेसिक हमें कॉन्सेप्ट चाहिए उस तक ही रहेंगे, ठीक है। आने वाली क्लास में आप लोग को और भी एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे अबाउट द फोर्स, जिससे आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको अगर ABCD नहीं आती किसी चीज की तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी चीज के लिए इवन क्या चाहिए, एक ABC यानी एक फंडामेंटल एलिमेंट चाहिए। तो वो फंडामेंटल एलिमेंट्स हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो नेक्स्ट आता है वो टाइप ऑफ फोर्स आता है ना। तुम किसी चीज को उठा रहे हो, किसी चीज को रख रहे हो, तुमने बाल्टी उठा ली, अब बाल्टी अपने आप तो नहीं उठी, तुमने उठाई, यानी एक्सटर्नल। ध्यान रखना कोई भी चीज अपने आप नहीं हो रहा है ना, वहां हर जगह फोर्स एक्ट कर रहा है। बाल्टी रेस्ट पे थी, बाल्टी को उठा दिया, एक हाइट पर लेकर आ गए, तो तुमने कौन सा फोर्स लगा दिया, कांटेक्ट फोर्स लगा दिया। यानी कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें हमें किसी भी चीज को क्या करना पड़े, टच करना पड़े। अगर हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं, तुम इसको याद रख लेना, इस चीज से, इस वर्ड से याद रख लेना, टच। जहां पे टच हो रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है। यानी अगर तुमको किसी भी चीज को उसका स्टेट चेंज कराना हो, यानी उसको रेस्ट से मोशन में लाना हो, मोशन से रेस्ट में लाना हो, किसी भी चीज का शेप और साइज चेंज करना हो, पढ़ा ना अभी हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगर किसी चीज का भी स्पीड या डायरेक्शन चेंज करना हो, कुछ भी चीजें चेंज करनी हो, अगर तुमको उसको टच करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब तुमने कांटेक्ट फोर्स लगा दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर तुम्हें टच की जरूरत ना पड़े, एक ही वर्ड याद करेंगे इसमें कि हमें टच की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना किसी चीज को टच किए अगर वो चीज अपने आप मूव कर पा रही है, रुक पा रही है, वो सारी चीजें जो हो जाएंगी वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का पार्ट हो जाएंगे। इसमें आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स बेसिकली मसल्स। अगर आपने किसी भी चीज को टच किया है और उसमें आपका मसल काम कर रहा है, आपके हाथ, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपके क्या है, मस्कुलर फोर्स। बचपन में हमने बैग उठाया, बैग कंधे पे लगाया, तो हमारे मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। हम डंबल्स उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम अपने हाथों से कर रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो फ्रिक्शन बेसिकली एक टाइप ऑफ फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स कुछ अलग है, अनोखा है बेसिकली। तो अनोखा क्या है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है जो कहता है कि भाई हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। यानी अगर कहीं पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी फैक्टर होगा जो उस चीज को करने ही नहीं देगा। कहने का मतलब अगर मैं आगे चलना चाहती हूँ तो मुझे कोई ना कोई मेरे मोशन को अपोज करने वाला एक टाइप का एक्सटर्नल फैक्टर होगा ही होगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। लेकिन हर जगह फ्रिक्शन लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो कौन सा कंडीशन है जहां फ्रिक्शन नहीं लगता है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम ही एक ऐसा मीडियम तो है ही नहीं, वैसे इसमें इसको मीडियम भी नहीं कह सकते, एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता कहां पर, वैक्यूम में, ठीक है। तो तुम लोग को अब ये बात समझ में आ रही है कि मैंने ये लिखवा दिया कि फ्रिक्शन जो है वो वैक्यूम में लगता नहीं, यानी जहां पे मीडियम है वहां फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा, जहां पे मीडियम होगा। मीडियम क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। जहां जहां पे आपको सॉलिड लिक्विड गैस देखने को मिल जाए समझ जाना वहां पे फ्रिक्शन है। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कोई भी एक यूनिवर्स की बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, सिर्फ खींच रही है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेट्स लगा रहे हैं। मैग्नेट बेसिकली किसको, आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अपने तरफ अगर खींचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। ध्यान रखना जब भी कभी भी आपको ये टर्म सुनाई देगा इलेक्ट्रो
दैट मीन्स चार्ज, यानी प्लस माइनस की बात हो रही है। किसी भी बॉडी पे प्लस माइनस का चार्ज है तो यानी वो इलेक्ट्रो होगी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उन पर जिस टाइप का फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अब थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं what really a muscular or a contact force is all about. So if you see, तो आपको देखने को मिलेगा जो मस्कुलर फोर्सेस है उनमें किसकी रिक्वायरमेंट है, मसल की। देखो ये खींच रहा है इस पत्थर को, तो इसको अपने हाथ की जरूरत पड़ी। हाथ किससे बने, मसल से बने। नेक्स्ट ये जो है वेट लिफ्टिंग कर रही है तो इसको भी किसके कांटेक्ट की जरूरत पड़ रही है, हाथ की जरूरत पड़ रही है। तो जहां जहां पे आपके मसल्स इन्वॉल्व होंगे, मसल इंक्लूड होंगे, सिंपल सी बात कही जाए कि जहां पे आपने जो भी काम हाथ से किया है, जहां पे आपके मसल्स लग रहे हैं, आपको मस्कुलर फोर्स वहां पे क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, सारे घर के काम में झाड़ू मारो, पोछा मारो, कोई भी चीज, कोई भी काम करो, किसी सामान को उठाओ, हर एक काम में जो है हमको क्या देखने को मिलता है, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो टेस्ट में, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है या मीडियम है, वो सारी चीजें मैं आपको इसी सेशन में क्लियर करूंगी। लेकिन उस चीज को वहां तक देखो, अगर मुझको किसी का फैक्टर एक्टिंग भी पढ़ना है ना, कि कोई चीज पे कौन से फैक्टर एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो है क्या एक्चुअली। क्योंकि हर कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करती है। जैसा इसका नेचर होगा वो वैसे ही जो है वो एक्ट करने वाला है। हम लोग भी कुछ इस तरीके से होते हैं, ह्यूमंस भी अपने नेचर्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। सो एज अगर देखा जाए तो क्या होगा, हमारे सारे फिजिक्स में जितने भी हम लोग क्वांटिटी, जितनी भी चीजें हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे काम आएगी। तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन चलेगा कब, मतलब फ्रिक्शन हमें को कब देखने को मिलेगा, जब कहीं पर भी क्या होगा, मोशन होगा। ये बात ध्यान रखना, फ्रिक्शन तभी काम करता है जब कोई भी बॉडी मूव करने वाली होगी। जैसी कोई बॉडी मूव करने वाली है, और दूसरा इसका कंडीशन होना चाहिए कांटेक्ट, यानी टच। किसी भी सरफेस को अगर किसी ने टच करके रखा है, ठीक है, पहली बात, या फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, तो उन कंडीशन में क्या एक्ट हो जाता है, कौन सा फोर्स लगने लग जाता है, फ्रिक्शन लगने लग जाता है। यहां पर लिखा गया है कि रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब कंपैरेटिवली। जैसे सपोज करो मैं चल रही हूँ और मैं चल रही हूँ फ्लोर पे, या मैं फ्लोर पे खड़ी भी हूँ, तो जो फ्लोर है दैट इज एट रेस्ट, और मैं चल रही तो मैं मोशन होगी, तो ये हो गया रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब जब हम लोग दो सरफेस को, मोशन को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब हम रिलेटिव मोशन की टर्म जो है हमको समझना चाहिए कि वहां पर रिलेटिव मोशन का आ रहा है। ठीक है, अब यानी रिलेटिव मोशन तो होना चाहिए किसमें, दो सरफेस जो इन कांटेक्ट है, यानी एक दूसरे से टच होकर रखी है। फ्रिक्शन बेसिकली, अगर फ्रिक्शन की नेचर की बात की जाए, दूसरी चीज, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा, उल्टा ही चलेगा। यानी जहां जहां तुम मोशन लगाओगे उसके उल्टा ही तुमको क्या मिलने वाला है, फोर्स मिलने वाला है। चलो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखो ये जो बॉडी है, ये क्या कर रहा है, इसको, ये ए बॉडी इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे चलाने की कोशिश, ये रहा एक्शन। बेसिकली ये रुका हुआ एक पत्थर मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये पत्थर है, और ये जो इंसान है इसको धक्का लगा रहा है कि ये पत्थर चले। अब देखो पत्थर किससे, ये रोड मान लेते हैं हम लोग, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, रॉक हो गया। तो रॉक पे ये बड़ी सी चट्टान रखी हुई है और इसको चाह रहा है कि ये चले। अब देखो दोनों ही कांटेक्ट में है, तो रोड एंड रॉक बोथ आर इन कांटेक्ट, यानी दोनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड ये ऑब्जेक्ट इसको मूव कर रहा है, यानी ये जो पत्थर है इज अबाउट टू मूव, ये चलने वाला है, यानी ये मोशन में आने वाला है। तो जब भी मोशन में आएगा तो एक्शन लगेगा, इस एक्शन के उल्टा ही हमेशा क्या लगेगा, फ्रिक्शन। यानी जो डायरेक्शन है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है, कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के उल्टा ही लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा होगा, ये फोर्स अप्लाइड हो गया, तो इसके उल्टा ही स्मॉल एक्स से लिख रही हूं मैं, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां मूव करने की कोशिश कर रहा है, हम ये बी फोर्स मान लेते हैं, तो फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा, उसके
उल्टे तरफ ही, यानी इसको इस तरफ जो है फ्रिक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि फ्रिक्शन का नेचर कैसा है। तो हमने क्या पढ़ लिया, फ्रिक्शन का नेचर कुछ इस तरीके से है कि उसको कांटेक्ट की जरूरत है, यानी उसको सरफेस की जरूरत है, सरफेस से कांटेक्ट करेगा तभी फ्रिक्शन क्या लगेगा। एक्सटर्नल फैक्टर है, अब अभी तो हमने पढ़ा कि फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वो तभी काम करेगा जब बाहर से उसको कोई परेशानी होगी। जैसे तुम तभी पढ़ोगे जब तुमको पेरेंट कहेंगे पढ़ने के लिए, तो पेरेंट तुम पे फोर्स ही लगा रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जनरली दो टाइप के ही फ्रिक्शन बनते हैं। सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मींस रेस्ट, पर इसका मतलब नहीं है कि बॉडी जो है एकदम रेस्ट में ही है। इसका मतलब है जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन की तरफ जा रही होगी, जैसे वो अभी रॉक को मूव करा रहा था ना वो बच्चा, तो वो क्या कर रहा था, वो तो रॉक तो रुका हुआ है, वो तो अबाउट टू मूव है, यानी ऐसे रुके हुए रॉक पे कोई भी रुकी हुई चीज, अगर तुम किसी बॉक्स को भी धक्का मार रहे हो तो उस पर जिस टाइप का फोर्स लग रहा है उस बॉक्स पे, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तुम उसी स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी वो बॉक्स जो है वो चल पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रेस्ट से मोशन में आने के लिए उस वक्त, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी और वो बस मूव ही कर रही होगी, वो मोशन पे आ ही रही होगी, उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत क्लियर है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन, यानी कोई बॉडी चल रही है। एक तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी पे जो रेस्ट पर है उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, और दूसरी बात कोई बॉडी मोशन में है उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन कोई बॉडी रेस्ट पे ही है, ओनली रेस्ट लाइक सिचुएशन है और बॉडी मूव नहीं करना चाह रही है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही कोई रेस्ट वाली बॉडी मूव करने लग जाएगी। ठीक है, यानी आप लोग अगर बॉक्स को जब धक्का मार रहे होंगे उस वक्त आपको स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्सपीरियंस होगा। ये भी जो है किस तरीके की होती है, दो तरीके के। सबसे पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करूं, स्लाइड करना मतलब क्या होगा, कोई भी चीज धीरे धीरे किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे, ध्यान रखना सरफेस ऐसा है, सीधा नहीं है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या याद रखना है कि मेरे पास एक ए सरफेस है और मेरे पास एक बी सरफेस है, ये है मेरा सरफेस। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख दिया और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख दिया। अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है, रुकी हुई बॉडी, अगर यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है, एफ फोर्स एफ ए अप्लाई किया है, इस पर जो उल्टा फोर्स लगने वाला है, यानी इस पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी प्लेन सरफेस में रेस्ट बॉडी पे इस पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही सरफेस को टेढ़ा कर दिया गया तो इस पे क्या लग जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कोई भी बॉडी एक सरफेस के ऊपर रोल कर रही है तो उस पर किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। चलो थोड़ा अच्छे से समझ ले। देखो ये एक बच्चा है, इस बॉक्स को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये बॉक्स तो पहले रेस्ट पे था, रेस्ट से मोशन की तरफ बढ़ ही रहा है कि उस पे जिस टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मोशन है, ये जो बुक है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, यानी देखो कोई भी चीज घूम रही होगी उस पर जिस टाइप का फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स, हाँ उल्टा फोर्स, घूमना तो उसका काम है, वो तो उसका एक्शन है, यानी उसका जो रिएक्शन होगा दैट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। देखो जिस तरीके से ये आगे जा रहा है, ये बॉल आगे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको एक अपोजिंग फोर्स मिलेगा दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग को देखने को मिलेंगे कार की टायर में, ठीक है, कार की टायर में हमको ये देखने को मिलेगा, पेंट रोलर में हम लोग को ये चीजें देखने को मिलेंगी, फुटबॉल में, ठीक है, आप फुटबॉल को किक मारोगे तो क्या होगा, फुटबॉल चलने लग जाएगा, तो फुटबॉल रोल करेगा, सरफेस पे रोल करेगा, ग्राउंड पे रोल करेगा, कांटेक्ट में आ गया, मोशन में भी है, और किस टाइप के मोशन में, रोलिंग मोशन में। तो रोलिंग मोशन के टाइम आपकी किक, आपने जो किक मारी है वो तो आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन आप देखना आपके फोर्स से कुछ देर बाद जो है आपका जो फुटबॉल है वो रुक जाएगा। क्यों, अगर आपने उस पर फोर्स लगाया है एक्सटर्नल फोर्स को तो चलते रहना चाहिए, लेकिन वो चल नहीं रहा है, वो कुछ टाइम पीरियड बाद रुक जाएगा। इसका मतलब कोई एक तो फोर्स है जो ग्राउंड उस बॉल पे लगा रहा है
जिसके वजह से या फिर ग्राउंड या फिर बॉल के कांटेक्ट की वजह से उसमें से एक फोर्स क्रिएट हुआ, एक्सटर्नली एक फोर्स क्रिएट हुआ। जब वो बॉल जो है ग्राउंड पे रोल करने लग गई तो उसने किस टाइप का फोर्स क्रिएट किया, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ही कोई फुटबॉल रुक जाएगा थोड़े टाइम पीरियड बाद। ध्यान रखना फ्रिक्शन, क्योंकि आगे हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो फ्रिक्शन जो हमको हेल्प कर रहा है वो हेल्प क्या कर रहा है, किसी भी मोशन को उल्टा करने के लिए। कहने का मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। यानी तुमने पेडल मारा है ना, पेडल मार के तुमने साइकिल को आगे तो बढ़ाया, पेडल मारना बंद करो जरा। जब पेडल मारना बंद कर दोगी, जो टायर है वो किसके कांटेक्ट में है, वो तो रोड के कांटेक्ट में है। रोड और टायर के कांटेक्ट की वजह से जिस टाइप का मोशन क्रिएट हुआ, उस मोशन में हम रोलिंग फ्रिक्शन ऐड करेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, टायर जो है उस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली कोई भी चीज गोल गोल घूम रही होगी तो समझ जाना वहां पे किस टाइप का फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब क्या है कि आपको समझ में आ गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इस पर ये हम देख लेते हैं। सो फ्रिक्शन में हमारे पास सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है, नेक्स्ट इज रोलिंग एंड थर्ड वन इज स्लाइडिंग। मैं कहूं अगर तुमसे एक चीज, बस ये सिर्फ ट्रिक है हाँ याद रखने के लिए, तुम बस इतना समझ लेना, फ्रिक्शन को हमेशा, क्योंकि अब साइंटिफिकली तो अपोजिंग है, यानी मोशन को अपोज ही कर रहा होगा। कोई चलना चाह रहा होगा तो उसको चलने नहीं देगा, मोस्टली हमको यही देखने को मिलेगा। अगर स्टैटिक को भी देखो तो रेस्ट से मोशन की तरफ ही जा रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं फ्रिक्शन मींस स्टॉप। फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टॉप, यानी कोई चीज रुक गई तो उस पर फ्रिक्शन लग गया। जितना ज्यादा कोई चीज जल्दी रुक जाएगी इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन उतना ज्यादा है। यानी कोई भी सरफेस अगर किसी भी चीज को जल्दी रोक देता है तो उस सरफेस के पास फ्रिक्शन ज्यादा होगा। कोई भी सरफेस किसी चीज को रोक नहीं पाता है तो उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बात समझ लेना। अब मुझे जरा ये बताओ, ये तो तुम लोगों ने नोट कर लिया है, तो अगर मैं तुमको कहूं कि जरा अरेंज करके बताना कि हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस लिख रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को एफ आर लिख रहे हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को एस एल लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग में से सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, अपना ट्रिक जो क्या बताया गया आपको कि फ्रिक्शन मींस टू स्टॉप। फ्रिक्शन का काम है चीजों को रोकना, बस इतना समझ लो। सबसे ज्यादा बॉडी कहाँ रुकी, स्टैटिक में, चल ही नहीं रही है ना। स्टैटिक में क्या मतलब है, कोई रुकी बॉडी को चला रहे हैं उस वक्त जिस टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी फ्रिक्शन की वैल्यू है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। क्लियर होगी इतनी बात। तो यानी जितना हार्ड मोशन होगा, जितना कोई चीज चलने में टाइम लगाएगा, उसका फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लग रहा होगा सरफेस का। अब उसकी बात आ रही है तुम्हारी रोलिंग और स्लाइडिंग। अब कोई स्लाइड करेगा तो स्लाइड भी देखना धीरे धीरे होती है। स्लाइड अगर कोई चीज कर रहा होगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा, जितना धीरे धीरे नीचे आए इसका मतलब इसके बाद भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन बचा हुआ है ना, फ्रिक्शन बचा हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसके पास है, स्टैटिक के पास। सेकंड नंबर पे फ्रिक्शन किसके पास है ज्यादा, स्लाइडिंग के पास, बचा रोलिंग जो है। ये आपको याद रखना है कि ये जो टाइप है हमारे फ्रिक्शन के, इनकी जो वैल्यू है वो हम लोग किस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो उल्टा कर देना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग के पास है, फिर उससे ज्यादा फ्रिक्शन स्लाइडिंग के पास है, फिर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो है किसके पास है, स्टैटिक के पास है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, ध्यान रखना 3 2 1। यानी क्यों मैंने ऐसे याद करवा दे तुम लोगों को, रीजन इज कि जो थर्ड नंबर होगा उसके पास ज्यादा फ्रिक्शन है, जितनी ज्यादा नंबरिक वैल्यू उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हो ना, तुम लोग भूल ही जाते हैं चीजों को। अगर आप लोग भूल जाते हैं उन चीजों को तो आपको इतना समझना है कि हम लोग कैसे याद करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट का नंबर कम है तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, स्लाइडिंग वाला जो है थोड़ा सा बीच में आ रहा है तो हम लोग इसको मॉडरेट लिख देते हैं।
इसमें हम लिख देते हैं वेरी लेस, ठीक है। और थर्ड, जितना ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा वैल्यू, स्टैटिक की बात हो रही है तो इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हमको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रिक भी आपको बता दी गई। फ्रिक्शन अगर तुमको देखना है कि कहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो तुमको इस कोड को यूज करना है, दैट इज स्टॉप। कहीं पर कोई भी चीज जितनी जल्दी रुक जाएगी, तुमने किसी को सपोज करो तुमने बॉल फेंका है ना, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, अगर रफ सरफेस है, अगर उस सरफेस से बॉल जल्दी रुक गई तो इसका मतलब उस रफ सरफेस का फ्रिक्शन वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। इसलिए देखना जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं जहाँ पे बहुत पत्थर वगैरह होता है वो रफ सरफेस है, देखा तुमने टायर घिस जाते हैं, फ्रिक्शन का ये इफेक्ट है। जहां जहां फ्रिक्शन लगेगा वहां हमको नुकसान ही होने वाला है, वहां हमारे एनर्जी लॉस ही होने वाला है। देखना तुम एक्सेलरेट भी ज्यादा करते हो, गड्ढे वाले इलाकों से जाओगे तो रफनेस क्रिएट कर दिया ना। स्मूथ रोड कौन सी होगी, जो बराबर होगी, जहां पे कोई भी गड्ढे नहीं होंगे, पत्थर वगैरह नहीं होंगे, वो रोड स्मूथ हो गई। तुम अपने व्हील को चेक कर लो, व्हील तुम्हारा मोशन है, तुम जितना ब्रेक मारते रहोगे तुम समझ जाना उस एरिया का फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। तो तुम इसी तरीके से रिलेट करके भी फ्रिक्शंस की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देखो एक ही चीज है, एक ही फैक्टर है जिससे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ सरफेस। ध्यान रखना, इसमें आगे चलकर ओनली का कंडीशन ऐड कर लेना। जब तुम ओनली कंडीशन ऐड कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी या तो सरफेस रफ होगा या तो सरफेस स्मूथ होगा। मैंने अभी तुमको बताया कुछ देर पहले ही कि रफनेस का मतलब है जहां पे तुमको ज्यादा ब्रेक मारना पड़े, ज्यादा ब्रेक मारना मतलब फ्रिक्शन। तो रफ सरफेस पे हम ज्यादा ब्रेक मारेंगे और स्मूथ सरफेस पे जो है ब्रेक भी नहीं लगने वाला। देखा होगा आपने बारिश के टाइम में आपके जो टायर्स हैं स्कूटी के वो स्किड कर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो उसका रीजन क्या, आप तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, यानी वहां पे फ्रिक्शन कम है तभी तुम रुक नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो समझ जाना कि स्मूथनेस ऑफ सरफेस में फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो लेस होने वाली है। जितना सरफेस ज्यादा होने वाला है रफ, उतना ही ज्यादा इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू होने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उबड़ खाबड़ यानी जो जहां पे जितने ज्यादा तुम्हें गड्ढे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे, उसमें तुम उतना ही रुकोगे, जितना रुकोगे उतना यानी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मैं ये सब तुमको क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन किन चीजों के पास फ्रिक्शन ज्यादा है और किन किन चीजों के पास फ्रिक्शन कम है। अब हम इतना याद करने बैठेंगे तो बाकी चीजें भी तो याद करनी तुम लोगों को, है ना। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने तुमको बता दिया, रफ, रफ मीन्स मोर फ्रिक्शन, इसको याद रख लेना, और स्मूथ मीन्स लेस फ्रिक्शन, ठीक है। अब जरा मैं तुमसे अगर पूछूंगी ऑयल, ऑयल जो है उसका फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है, तुम ऑयल को टच करना, ऑयल अगर तुमको स्मूथ नजर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मैं तुमसे कहूँ सैंड, बालू की अगर बात की जाए, ठीक है, सैंड को तुम अगर टच करोगे तुम्हें रफ नजर आएगा, जितना ज्यादा रफ यानी सैंड का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। अब देखो ऐसा होता क्या, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं ना, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने अपोनेंट, उनका अपोनेंट उनको टच ना कर पाए, पता है ना कबड्डी कैसे खेलते हैं, पकड़ लेते हैं, है ना। तो उनका अपोनेंट उनको पकड़ ना पाए बोल के जो अपोनेंट टीम है वो तेल लगाते हैं। क्यों, अब मैंने तुमको बताया, पकड़ेंगे ग्रिप यानी उस चीज को रोक रहे हैं। अगर तुम किसी भी अपने ओपोनेंट के प्लेयर को रोक रहे हो कबड्डी खेलते वक्त, तो इसका मतलब क्या कर, तुम फ्रिक्शन ही तो अप्लाई कर रहे हो, रोक रहे हो ना, उसका मोशन रोक रहे हो, उसका जो भी रिलेटिव मोशन है उसको अपोज कर रहे हो कि ताकि ये जा ही ना पाए। तो क्या करते हैं वो लोग, ऑयल लगा लेते हैं ओपोनेंट टीम, ठीक है। जब भी जो है अपनी कोई भी किसी भी टीम के अगेंस्ट खेले, उनके अगर सर्कल में उनके जो एरिया में जाएंगे तो वो क्या अप्लाई कर लेंगे, ऑयल। तो उन्होंने फ्रिक्शन क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। अब अपोनेंट टीम भी बड़ी चालाक है, उसको भी पता है भाई ऑयल लगाएंगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, हम पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपने हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं या फिर सैंड अप्लाई कर लेते हैं। जितना ज्यादा सैंड अप्लाई करेंगे, सैंड बेटर है मिट्टी से, रीजन क्योंकि सैंड ज्यादा रफ है, तो यानी अब उनकी ग्रिप बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि रफ अगर किसी सरफेस को करना है तो यानी मैं उसका फ्रिक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाए कि फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या करें और फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करें। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फ्रिक्शन अगर इंक्रीज करना है
तो हमको समझना पड़ेगा सरफेस को क्या बना दो, रफ बना दो। सरफेस रफ बन गया, कैसे बनेगा भाई, क्रिस क्रॉस कर दो, है ना, ऐसे लाइन बनाते हैं ना सरफेस पे, तो हमने क्या कर दिया, फ्रिक्शन इंक्रीज कर दिया, ठीक है, क्रिस क्रॉस कर दो। दूसरा, फ्रिक्शन को रफ बनाने के लिए या किसी भी चीज को रफ बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोर्स सब्सटेंस, जैसे सैंड। कोर्स मतलब क्या होता है, रफ चीजें। चलो कोर्स नहीं याद हो रहा है, हम रफ से याद कर लेते हैं। तो हम लोग रफ सब्सटेंस को यूज करेंगे, दैट इज सैंड। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के लिए, तो फ्रिक्शन को अगर हमें रफ करना है किसी सरफेस को, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम किसी सरफेस को क्रिस क्रॉस बना सकते हैं, या तो हम किसी चीज को रफ सब्सटेंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनको फ्रिक्शन उनका इंक्रीज करते हैं। इसीलिए टायर्स जो होते हैं ना, उनमें जो है आप देखोगे उनका सरफेस जो होता है वो प्लेन नहीं रहता। अगर प्लेन रहेगा तो टायर घिस जाएगा, जब टायर घिस जाता तो फिर उसमें ज्यादा जो है ब्रेक अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की, यानी हम कम कर रहे हैं, कम करना मतलब कम किस में, स्मूथ सरफेस में। तो हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, कम करने के लिए सरफेस स्मूथ करेंगे। अब स्मूथ हम लोग कैसे करेंगे भाई, ऑयल यूज कर लो, लुब्रिकेंट यूज कर लो, ठीक है। देखना जब साइकिल के चेन में जंक लग जाता है ना, कोरोजन हो जाता है ना, रस्टिंग कहते हैं इसको, तो क्या हो गया, साइकिल के जो पेडल है वो आगे मूव ही नहीं कर पाता, इसका मतलब उनका फ्रिक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसी फ्रिक्शन को इंक्रीज को डिक्रीज करेंगे ना, किसको ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं कि नहीं ऐड करते हैं, लुब्रिकेंट ऐड किए, बहुत सारे मशीन्स भी, इवन अगर आप देखोगे चलते चलते मशीन्स जो है वो क्या हो जाती हैं, उनमें खराबी आ जाती है, क्योंकि उनका जो घिस घिस करना उनका सरफेस रफ बन जाता है, फिर उसमें भी हम लोग ऑयल यूज कर सकते हैं। आप लोग कैरम बोर्ड खेलते होंगे, उसमें हम लोग पाउडर यूज करते हैं, है ना, कबड्डी प्लेयर्स ऑयल यूज करते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, अपने फ्रिक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, ताकि कोई उन्हें स्टॉप ना कर सके। समझ रहे हो, जो आपको कोड बताएगा ना कि भाई फ्रिक्शन को स्टॉप से रिलेट करो, तो यानी अगर तुम स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, यानी तुम्हारा सरफेस स्मूथ हो गया। अगर तुम स्टॉप अच्छे से कर पा रहे हो किसी चीज को, दैट मीन्स आपका सरफेस रफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, बॉल बेयरिंग। जो बॉल बेयरिंग है वो बेसिकली सर्कुलर शेप का होता है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे मिनिमम फ्रिक्शन है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जा सकता है। बहुत सिंपल ट्रिक बताई गई आपको, रफ होगा तो इंक्रीज होगा, स्मूथ होगा तो डिक्रीज होगा। कोई भी मटेरियल किसी भी सरफेस को रफ कर रही है तो समझ जाना वो मटेरियल उसके फ्रिक्शन को बढ़ा रही है। कोई भी सब्सटेंस अगर किसी भी चीज के सरफेस को स्मूथ करे, इवन पेंट देखो, अगर हम पेंट भी करते हैं ना तो सरफेस स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। जब सरफेस स्मूथ हो जाए, पॉलिशिंग कह सकते हैं, किसी भी चीज को अगर पॉलिश किया जाता है तो बेसिकली उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है, वो सारी चीजें फ्रिक्शन का है। अब फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है, ठीक है, फ्रिक्शन के हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस भी हैं। आज फ्रिक्शन ना होता तो हम लोग ब्रेक जैसी चीजें अप्लाई नहीं कर पाते, कोई हमारे सामने आता तो हमारी तो गाड़ी चलती ही रहती, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ब्रेक है, उसके बाद फ्रिक्शंस के वजह से ही हम लोग लिख पा रहे हैं, हम लोग चल पा रहे हैं। ये सारी चीजें हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन ही। ग्रिप सबसे ज्यादा अगर हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे फ्रिक्शन का, तो उससे ग्रिप है। अगर तुम सपोज करो फ्रिक्शन हो ही नहीं, तुम्हारे हाथ में भी जो लकीरें हैं ना वो रफनेस ही क्रिएट कर रही है। जिन लोगों के हाथ की जो भी फिंगरप्रिंट्स जो अगर हम बात करते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स बेसिकली ग्रिप के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वो तो आजकल हम लोग इसको बहुत सारी चीजों में आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स बेसिकली जो अगर देखा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसका जो मेन रीजन है वो ग्रिप के लिए। जितना ज्यादा आपका फिंगर रफ रहेगा आप उतना इजीली किसी चीज को ग्रिप यानी पकड़ पाओगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं एडवांटेज में, तो इसका एडवांटेज ग्रिप रहेगा। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या होगा, बेसिकली एक तो है वेयर एंड टेयर, चीजों को खराब कर देता है। लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। अगर आप उबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस के ऊपर गाड़ी चला के जाओगे तो एक तो आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा,
दूसरी बात, आपके टायर घिस जाएंगे, वेयर एंड टेयर हो गया, और आपका पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है यहाँ पर। तीसरी चीज आपको याद रखना है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। आपने देखा होगा जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, तो जंगलों में सूखे पेड़ होते हैं, जितने भी सूखे पेड़ होते हैं उनमें उनका पोटेशियम एंड सोडियम कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। आपको पता होगा पोटेशियम एंड सोडियम बोथ आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, यानी हल्का सा भी उनको ऑक्सीजन मिला, ये तुरंत जो है क्या कर जाते हैं, बर्न कर जाते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसा ही होता है, पर हीट मिलनी भी चाहिए। बेसिकली बर्निंग के लिए आपको हीट का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो हमेशा हर वक्त जंगलों में आग नहीं लगती। सूखे पेड़ होने चाहिए, काफी ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, फिर एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर गिरेगा, फ्रिक्शन होगा, और बेसिकली क्या बनेगा, हीट। और सबसे ज्यादा फायर का डेवलपमेंट भी ऐसे ही हुआ, दो स्टोन को घिसे ही गए हैं। सर्दियों में जब हमको ठंडी लगता है तो हम हाथ को रब करते हैं, हाथ को रब करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपनी बॉडी में फ्रिक्शन यानी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तुम हाथ मूव करोगे, उसके अगेंस्ट कोई एक ना एक फोर्स तो अपोजिंग करने के लिए प्रोड्यूस हो ही रहा होगा, दैट इज फ्रिक्शन। समझ में आ गई इतनी बात? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन क्या है। अब जरा हम अपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ चले जाते हैं और उसको भी थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज आपको अट्रैक्टिव इन नेचर मिलेगा। अगर आपको इनके लिए फीचर्स याद रखने हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, वो हमेशा किसी भी चीज को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे ही। और ये हर यूनिवर्स में हर जगह लग रहा है, हम पे भी लग रहा है, लेकिन हमारा डिस्टेंस थोड़ा दूर है। पॉइंट ऑफ एक्शन जिसे कहा जाता है, फोर्स को एक्ट करने के लिए भी कुछ पॉइंट चाहिए होता है, तभी फोर्स एक्ट करता है। नहीं तो आज अगर सपोज करो हर एक चीज एक दूसरे खींच रही होंगी तो अर्थ पे सबसे ज्यादा देखना हमको एस्ट्रॉइड मीटरॉइड टकराते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन की वजह से अब हर कोई चीज एक दूसरे से खींच नहीं पा रही है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन यूनिवर्सल लॉ जो न्यूटन का लॉ है, जिसमें वो कहता है कि भाई इस यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे को खींच रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है दैट इज ग्रेविटेशन। अगर मैग्नेट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल रिपेल्स, साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट्स, एंड साउथ रिपेल। यानी आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फोर्सेस आर रिपल्सिव इन नेचर प्लस आपका अट्रैक्टिव इन नेचर ही हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो ग्रेविटेशन है वो ऑलवेज हमेशा ही अट्रैक्टिव इन नेचर ही होगा। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, चार्ज भी हम पढ़ते हैं भाई, प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट्स, आपने ये सारे टर्म सुने होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसे होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं एंड अट्रैक्टिव भी होते हैं। अब आप पूछोगे मैम इसका क्या यूज है एग्जाम में, एग्जाम में इसका यूज ये है, आपसे पूछा जाएगा जो भी फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो किस टाइप का फोर्स है, तो वो कैसा फोर्स रहेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब हम एक कंघी को रब करते हैं और कंघी को रब करने से जो पेपर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो किस टाइप का फोर्स है, तो आप समझो वो चार्ज हो रहा है, जहां चार्ज हो रहे हैं वहां पे कैसा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भाई नॉर्थ मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, किस टाइप का फोर्स है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। अर्थ है ना, अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कुछ नहीं है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बस अर्थ है, अर्थ थोड़ा यूनिक भी तो है, ब्लू प्लैनेट है भाई, थोड़ा यूनिक है, हमारा अर्थ है, हमारा जहां हम रहते हैं वो अर्थ है, तो इसका मतलब हमें उसके फोर्स को भी बाकियों से थोड़ा हटके करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके लिए यूज किया जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वो अट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है उन पे लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे लग रहा है ये सैटेलाइट चल रहा है, इस सैटेलाइट पे अर्थ क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सैटेलाइट भी इस पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स, यू कैन सी साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट्स एंड नॉर्थ रिपेल। सेम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर यहाँ पे जो है जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, नेगेटिव नेगेटिव
रिपेल्स। आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द फोर्स वो बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। आगे के सेशंस में हम लोग थोड़ा एडवांस जो हमारे एग्जाम के लिए और भी है, बट बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक नहीं आएगा तो यू कांट इवन डू द गेस वर्क्स। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अब बाकी जो भी चीजें होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।